क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का 9 नंबर चैप्टर है और उसका नाम है घर्षण। हम इसमें फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। घर्षण क्या होता है, ये क्या कैसे काम करता है, इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी हानि क्या होती है और इससे जुड़े हुए उदाहरण और यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हम सब की चर्चा अब यहाँ पे करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर है घर्षण जो है। इसमें हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और ये फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो। यहाँ से उदाहरण के द्वारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है, आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद मतलब धीमा करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगा करके अपनी साइकिल को मतलब मंद कर सकते हैं या धीमा करते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं, मतलब धीमा क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही है होती है, उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया गया हो। अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर जो है लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? ठीक है, इसका मतलब वहाँ घर्षण नहीं होता है। इन्हीं सब क्वेश्चन के हमें यहाँ पे जवाब ढूंढने हैं। किसी चिकने या गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? इसका मतलब वहाँ घर्षण नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं केले पर जब हमारा पैर फिसल जाता है कहीं जाते समय या फिर कीचड़ में फिसल जाता है, इसका मतलब वहाँ घर्षण क्या होता है, कम होता है। तो इस अध्याय में हम इसी प्रकार के प्रश्नों को उत्तर पाएंगे कि घर्षण से जुड़े हुए जो क्वेश्चन उदाहरण के बेस पे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कभी हमारे गलत नहीं होंगे अगर हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। पहला है आपका घर्षण बल क्या होता है। तो मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से ढकेलिए, आप यह देखेंगे कि कुछ ही दूरी चलकर यह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगा करके दोहराइए। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाएगी? बिल्कुल रुक जाएगी, क्योंकि घर्षण बल लगाया लगता है। ठीक है, क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगाना चाहिए? इस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। जब इसको हम प्रिसाइज करते हैं, जब इस पर हम बल लगाते हैं, तो जितनी बल लगेगा उतनी दूर ही घर्षण करेगी, मतलब ये गति करेगी और इसके बाद मेज से टकरा करके ये घर्षण करके रुक जाएगी। उसी को हम कहते हैं घर्षण बल। और ये भी एक तरह का बल होता है जो पुस्तक को रोक देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें एनसीईआरटी को थोड़ा बेस बना करके साइंस को तैयार करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और हमारा यही प्रयास है कि आप लोगों को लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड भी कराते रहें। आपने देखा कि यदि आप जो है बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण जो है दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। जो भी हम बल लगाते हैं उसको बल क्या करता है, घर्षण विरोध करता है और उस चीज को रोक देता है। तो घर्षण बल हमेशा बल का विरोध करता ही है, ये आप याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है, उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। तो जो पुस्तक है और जो आपका बल है उसके बीच जो मेज है और बल है, ये पुस्तक है। जब हम बल लगाते हैं पुस्तक में तो पुस्तक और बल के मेज के बीच में ही घर्षण बल काम करता है। तो ये हमें वो भी रोक लेता है और घर्षण बल को कम कर देता है, मतलब बल को कम कर देता है घर्षण बल। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? तो नहीं, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम। जैसे क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? बिल्कुल करता है। अगर चिकनापन ज्यादा है तो घर्षण बल कम लगेगा। ठीक है, अगर वो चिकना कम है तो घर्षण बल ज्यादा लगेगा। आइए हम पता लगाते हैं। ठीक है, पहला है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं? ऐसे कौन कौन से कारण हैं, रीजन होते हैं जो घर्षण को कम कर देते हैं? अब उनको हम देखते हैं। तो क्रियाकलाप 1 है आपका मतलब 9.2 है। किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए, ईंट को जो है कमानीदार तुला पर रखिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है जैसे कि ईंट गति करना आरंभ करे। कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए, इससे आपको यह घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट और फर्श के बीच लगती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं जब हम यहाँ पर जो है एक
डोरी बांध करके जब ईंटे को खींचते हैं हम, तो जो ईंटे को खींचेंगे तो उसमें बल लगेगा, तो उससे पता चलेगा जो ये फर्श है उस पर जो घर्षण बल लग रहा है, इसीलिए उस पर ताकत ज़्यादा लग रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि घर्षण बल कितना हो सकता है। ठीक है, आगे लिखा है, अब ईंट पर जो है पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। तो क्या हो जाएगा, घर्षण बल कम हो जाएगा, क्योंकि पॉलीथीन जब उस पर टकराएगी, जब उसमें रगड़ खाएगी तो घर्षण बल क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि पॉलीथीन चिकनी होती है, तो घर्षण बल कम हो जाएगा और ईंटा आसानी से खिसक जाएगा। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? बिल्कुल अंतर हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, इस अंतर का क्या कारण हो सकता है, तो घर्षण बल कम और वहां ज्यादा। ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए, आपने क्या पाया? ठीक है, तो हमने जो बताया है वही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कमानीदार है, तुला होती है जिससे ये किसी चीज का मापन होता है। तो लिखा है कि कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी युक्त वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है, इसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप उसके जो है आसांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, तो इससे हमें बल का परिणाम भी मिल जाता है। ठीक है, और आप देखा होगा आजकल इसी चीजों का यूज भी होता है चीजों को तौलने में। ठीक है, अब आते हैं क्रियाकलाप जो है 9.3 को देखते हैं। लिखा है, किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई जो है आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व या मेज पर कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि घर्षण बल कितना लग रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे हम यहाँ पे कोई पुस्तक रखे हैं और जब इसको हम छोड़ते हैं तो ये तेजी से यहाँ पे खिसक करके आएगी। इसका मतलब है कि घर्षण बल जहाँ तक लगेगा मतलब वो कम होगा, ये फोर्स जहाँ तक लगेगी तहाँ तक जाएगा, नहीं तो घर्षण बल के कारण वो क्या होगा, रुक जाएगा। लेकिन जैसे हम एक बैटरी लेते हैं और बैटरी यहाँ से छोड़ते हैं तो लुढ़कती हुई कहाँ जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी। इसका मतलब वो घर्षण बल वहाँ कम लग रहा है क्योंकि वो गोल भी है। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, अलग अलग करके ये बताया गया है कि घर्षण बल कहाँ ज्यादा लगता है और कहाँ पर कम लगता है। आगे लिखा है, किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है? सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती हैं? क्योंकि हर समय घर्षण बल कभी कम और कभी ज्यादा होता है। इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए, अपने परिणाम पर चर्चा कीजिए। तो कहीं पर घर्षण बल कम तो कहीं पर ज्यादा लगता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो है लिखा है कि क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? तो बिल्कुल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। याद रखना, घर्षण बल संपर्क तभी होता है जब एक चिकना हो और एक चिकना ना हो, तभी इन अनियमितताओं के कारण ही घर्षण बल काम करता है। ऐसे पृष्ठ को देखने में बहुत चिकने लगते हैं, उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे पर के भीतर धस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतःबंधन जो है इंटरलॉकिंग पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदुरे पृष्ठों पर यह अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है, अतः यदि पृष्ठ रूढ़ हो जाए तो घर्षण बल अधिक हो जाता है। तो याद रखना, वो चिकना हो जाएगा तो घर्षण बल कम होगा, नहीं तो घर्षण बल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। रूढ़ मतलब होता है यहाँ, रुष्ण का मतलब होता है खुरदुरा होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देख सकते हैं जैसे ये आपका मेज है, तो मेज पर अगर यहाँ पे खुरदुरा है तब तो फिर क्या होगा, घर्षण बल ज्यादा लगेगा। ठीक है, आगे लिखा है, हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंध मतलब इंटरलॉकिंग के कारण घर्षण बल मतलब घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींच कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठता है, तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठता है तो आप इस पता लगा सकते हैं कि घर्षण बल किसमें ज्यादा लग रहा है और किसमें कम लग रहा है, इससे भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बॉक्स को जो है गतिमान करने का लगातार ढकेला जा रहा है, जो उसको धक्का दिया जा रहा है, प्रेस किया जा रहा है, इसमें भी घर्षण बल काम करेगा। तो अगर ये
फर्श जो है चिकनी होगी तब तो घर्षण बल कम लगेगा, अगर चिकनी नहीं होगी तो घर्षण बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, आगे लिखा है अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था, जैसा कि मैंने जो है आपको कल वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, जो इसके पहले लेसन था बल और जो है दाब में। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है, विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिमान गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, तो कौन सा ज्यादा आराम होगा अब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आगे लिखा है कि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल जो है स्थैतिक घर्षण की माप होती है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, आईएएस के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। ठीक है, जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ से संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वह फर्श के स्पर्श बिंदुओं से मतलब धस सके, अतः स्पर्शी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। ठीक है, इसी चीज को ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसीलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। तो जो पहले से गतिमान बॉक्स है उसको आसानी से बनाए रखना सरल है, न कि जो बॉक्स रुका हुआ है उसको ढकेलना ज्यादा कठिन है। ठीक है, अब आते हैं घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। घर्षण जो होता है वो हानिकारक होता है लेकिन परंतु अनिवार्य होता है। ठीक है, लिखा है अब अपने कुछ अनुभव को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसी पकड़े रखना आसान होता है। मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर जो है पकाने के तेल की परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो फिसल जाएगा अथवा अधिक कठिन हो जाएगा। लेकिन वो क्या होगा, वो फिसल जाएगा क्योंकि उस पर चिकनाहट क्या होगी, ज्यादा होगी। जरा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़ रखना संभव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए घर्षण जरूरी होता है, याद रखना, इसलिए अनिवार्य होता है। आगे क्या कह रहा है, यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली जो है पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कीचड़ होता है, वहां भी घर्षण कम होगा। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति के चलने की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वहां हम चल नहीं पाएंगे और वहां हम बार बार गिरेंगे। आगे लिखा है यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पेन या पेंसिल से लिखते हैं इसमें कौन सा बल काम करता है, तो घर्षण बल काम करता है। घर्षण बल अगर ना हो तो हम पेन से कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कॉपी होती है वही हमारा घर्षण का काम करती है। जब आपके शिक्षक चाक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रूक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उभार देता है जो श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार जो है श्यामपट्ट पर आपको लिखावट देखी जा सकती है, वो भी घर्षण बल का ही कारण होता है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती है और ना ही उन्हें रोका जा सकता है और ना ही दिशा परिवर्तित की जा सकती है। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है जो है घर्षण। अब यही सब क्वेश्चन एग्जाम में उदाहरण के रूप में आपसे पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम्पल के रूप में, इसलिए इसको बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। आगे लिखा है यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। यदि वहां घर्षण ना हो, आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते हैं अथवा धागे से गांठ नहीं बांध पाते हैं। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि घर्षण हर जगह काम करता है, इसलिए घर्षण क्या है, अनिवार्य है। हानिकारक तो है लेकिन अनिवार्य है। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं कि घर्षण का जूतों के जो है तले घिस जाते हैं। जो अगर आपसे कभी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि जो जूते होते हैं उनकी जो तली होती है वो चप्पल या जूते की तली क्यों घिस जाती है, तो वो घर्षण के कारण ही होता है। ठीक है, धीरे धीरे देखा होगा एकदम बिल्कुल चिकना हो जाता है और कभी कभी ये फिसल के हम लोग गिर भी जाते हैं। आगे लिखा है इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेन हो, बाल हो, वियरिंग हो,
अथवा जूते के सोल ही क्यों ना हो। आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल जो है ऊपरी पुल की जो है घिसी पिटी सीढ़ियाँ भी देखी होंगी। आप कभी जब रेलवे स्टेशन जाते हैं तो देखेंगे इतने लोग आते जाते हैं कि सीढ़ियाँ भी घिस जाती हैं, ठीक है। तो घर्षण से जो है ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है, ये भी याद रखना। जैसे हम लोग दोनों हाथ भी हम आपस में दोनों हाथ जब रगड़ते हैं तो उससे गर्मी नहीं उत्पन्न होती है, तो घर्षण ही तो करते हैं, उसी का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ। लिखा है घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। आप क्या अनुभव करते हैं जब आप माचिस की तीली को किसी जो है क्या कहते हैं रुक्ष पृष्ठ मतलब से रगड़ते, मतलब ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वो आग पकड़ लेती है। इसका मतलब है कि माचिस की तीली में जो आग लगती है वो भी घर्षण के कारण ही होता है, ठीक है। आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सचर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिसमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊष्मा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपाय पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दो जो है चित्र को दिखाया गया। एक हाथ से एक लड़की जो है अपने हाथ को रगड़ रही तो उस पर गर्मी एहसास होगी, जैसा कि आप लोग करके समझ सकते हैं। और दूसरा जो माचिस की तीली होती है उसमें जो माचिस के डिब्बे होते हैं उसके दोनों तरफ जो उसमें लगाए जाते हैं और वो जो देखा होगा वो बहुत खुरदुरे होते हैं, और जैसे ही माचिस की तीली उसमें लगाते हैं तो घर्षण के कारण वो जलने लगता है, ठीक है। तो इसलिए घर्षण का उदाहरण ये सब है और इनको इसीलिए हमें याद करने की जरूरत है। आगे लिखा है घर्षण बढ़ाना अथवा घटाना क्या है। पिछले अनुभाग में आपने देखा है कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली जो है खांचेदार क्यों होती है। खांचेदार क्यों होती है जूतों की तली? क्योंकि वहाँ वो घर्षण का काम करती है, इसलिए हम तेजी से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और गिरेंगे नहीं। खांचे जूते की फर्श से पकड़ बनाते हैं, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रिप बनाना, ठीक है। ग्रिप बनाते हैं जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं, जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बन जाती है। जैसे आप यह देख सकते हैं चित्र में, ये आप देखिए जूते पे, आप देखिएगा अपने जूते पे घर में जो रखे हुए देखे होगा, इसी तरह के बहुत सारी डिजाइन बना दी जाती है जिससे चलना आसान हो जाता है। ये घर्षण को उत्पन्न करते हैं। दूसरा जो आप ये टायर देख रहे हैं, टायर पे इसी तरह के ट्रैक्टर का टायर है तो इसमें भी घर्षण होता है। ये घर्षण का काम करता है। जो इसमें गोटियां लगाई गई हैं ये घर्षण का ही काम करते हैं, तो फिर तभी गाड़ियां अच्छे से चल सकती हैं, ठीक है। आगे लिखा है स्वचालित वाहनों और साइकिल की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पेडलों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसमें ब्रेक जो है पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते हैं, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो वह पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं। साइकिल कैसे रुक जाती है आपको सबको पता है, ठीक है। और पहिया जो है गति करना बंद कर देता है। आपने देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वह अपने प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह से पकड़ सके, जिससे फिसले ना हाथ, ठीक है। व्यायामी जो है जिमनेस्ट अपने हाथों पर कोई जो है रुक्ष पाउडर या पदार्थ लगाते हैं ताकि घर्षण वृद्धि करके अच्छी पकड़ बनाई जा सके। देखा होगा अक्सर उसमें कुछ न कुछ अपने हाथ में कोई ना कोई पाउडर लगाते हैं जो जिम करते हैं, ठीक है। आप कैरम भी खेलते हैं, देखा होगा कभी कभी कैरम खेलने के लिए हम घर्षण बल कम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें पाउडर का छिड़काव भी करते हैं। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने खेला होगा, तो घर्षण कम करने के लिए ही होता है, ठीक है। आगे लिखा है यदि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है तो वह हम उसे कम करना चाहेंगे। अगर कहीं घर्षण ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम कम करने की कोशिश करते हैं। लिखा है कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। आपने यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाजों के कब्जों चूल्हों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं दरवाजा सहज ही जो है घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील वाहनों के बीच ग्रीस लगाते हैं, जिससे क्या होगा, घर्षण बल जो है कम हो जाएगा और गाड़ी आसानी से चलने लगेगी। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं, ठीक है। जब तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों भागों के बीच जो है लगाते हैं तो वहां उनकी
एक पतली परत बन जाती है और गतिशील पृष्ठ जो है सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन व अंतःपाषण काफी सीमा तक दूर हो जाता है और गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहां पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग भी किया जाता है। ये भी आप लोगों ने देखा होगा। तो घर्षण को कम करने के लिए हम ये तरीका भी अपनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है पहिए घर्षण कम कर देते हैं। कैसे? लिखा है आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों जो असबाबों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ठीक है, ऐसे सामानों की कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता? क्योंकि घर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जब हम कोई बैग खींचते हैं तो इसमें पहिया चलता रहता है और ये आसानी से घर्षण कम कर देता है, जिससे हम बैग को आसानी से खींच सकते हो। ये सबके पास भी होगा आजकल। ठीक है, आगे लिखा है क्रियाकलाप की ओर आते हैं। 9.4 में लिखा है कि बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लीजिए, उन्हें मेज पर एक दूसरे के समानांतर रखिए, उनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए। अब पुस्तक को ढकेलिए। आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। बिल्कुल, पेंसिल की इस प्रकार की गति को जो है लोटनिक गति कहते हैं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, लोटनिक गति किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं, आप लोगों ने बहुत बार किया भी होगा। ठीक है, जैसे अगर हम ये बुक को अगर पेंसिल के ऊपर रखते ढकेलते हैं तो आसानी से वो गति कर जाएगी। क्यों? कि पेंसिल जब घूमेगी तो घर्षण बल कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बेलनाकार भी है। आगे लिखा है क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो जाता है? क्या आपने कभी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाते देखा होगा? तो ऐसा गांव में लोग करते भी हैं। ठीक है, आगे लिखा है जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के अवरोध को लोक्टिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे वो आप देखा गया पेंसिल का उदाहरण देखा है। जो लोटनगत घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि जो है रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि वो घर्षण कम कर देती है। ठीक है, आगे लिखा है क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसीलिए अधिकांश मशीनों में घर्षण को बाल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इसीलिए वाहनों में बेयरिंग भी लगाई जाती है, जिससे घर्षण क्या हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, आगे लिखा है छत के पंखों, साइकिल में धुरी तथा नाभि हब के बीच बाल बेयरिंग का उपयोग इसके सामान्य उदाहरण होते हैं। तो इस माध्यम से हम ये चीजें कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं बेयरिंग है और आप जब इसको लगाते हैं कहीं पर तो ये बेयरिंग जो है घूमती है, जिससे घर्षण बल कम हो जाता है और आसानी से पहिए घूमने लगते हैं। तो आप बाल बेयरिंग देख सकते हैं, या आप लोगों ने घरों में अपने यहाँ किसी न किसी रूप में देखा होगा। ठीक है, अब आते हैं तरल घर्षण क्या होता है। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर के गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जो है जल तथा अन्य द्रव भी इसमें होकर के गति करने वाली वस्तुओं का पर घर्षण लगाते हैं। विज्ञान में गैसों और द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है। तो याद रखना, जो विज्ञान साइंस में गैस को और द्रव को तरल ही कहा जाता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक जानकारी यहाँ दी गई है। आगे लिखा है तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को आकर्षण जो है कहते हैं, ये भी याद रखना। आगे है किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यह भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया है। तो घर्षण बल जो है वस्तु की आकृति और तरल की आकृति पर भी निर्भर करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पार करना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम
कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को जो है विशिष्ट आकृतियां दी जाती हैं। आपके विचार से वैज्ञानिकों ने इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहां से संकेत प्राप्त होते हैं? ठीक है, आगे लिखा है वास्तव में उन्हें यह संकेत प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा जाता है उसका आंसर तुरंत वो देता है, इसीलिए हमें एनसीईआरटी बहुत जरूरी है पढ़ना, हमारी बेसिक मजबूत जरूरी है। पक्षी तथा मछलियां तरल में गति करती हैं। इनके विपरीत इनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करने समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथा संभव कम हो जाता है, क्योंकि वहां घर्षण बल कम हो जाएगा। तो जब मछलियां पानी में चलेंगी तो उनको ऊर्जा कम खर्च होगी। वायुयान की आकृति को सावधानी पूर्वक देखिए। क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। ठीक है, तो तरल घर्षण मतलब जैसे अगर मान लीजिए पक्षी देखेंगे तो पक्षी के भी दोनों जो पंख होते हैं वही हेलीकॉप्टर के भी होते हैं, हवाई जहाज के भी होते हैं। तो ये घर्षण कम करते हैं, इसीलिए हवाई जहाज आसानी से उड़ जाता है। ठीक है, हमने क्या सीखा इसमें ये देखते हैं। तो लिखा है घर्षण जो है घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है या दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। ठीक है, घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों को प्रकृति पर निर्भर करता है। दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर भी निर्भर करता है। तो ये लाइन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इस चीज को बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। घर्षण इस बात पर भी निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बल पूर्वक दबाते हैं। स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं। सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। आगे लिखा है घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी पृष्ठ को जो है ये खुरदुरा बना करके घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जूतों की तली और वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए जो है खांचेदार बनाए जाते हैं। कभी कभी जो है घर्षण अवांछनीय होता है, स्नेह लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ कर देता है और लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, आगे लिखा है कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। तरल में गति करने वाले वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हम के माध्यम से हम चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दो है, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अलग से की चर्चा अलग से मैं करूंगा। पूरे कुछ सारे एनसीईआरटी का जितने टॉपिक हमें पढ़ा रहा हूँ सबके अलग से मैं क्वेश्चन चर्चा करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।